एयर चीफ हैं धनोआ साहब, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है रफाल के आने पर। इन्होंने ये कहा है कि रफाल एक गेम चेंजर है और जो चाइनीज स्टेल्थ J-20 एयरक्राफ्ट है ये रफाल के आसपास भी नहीं आता। और चाइनीज टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाते हुए इन्होंने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी है, अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट परफॉर्म करते हैं जेन्युइनली तो फरवरी 27, 2019 को जब पाकिस्तान ने इंडिया पर बॉम्बिंग करने की कोशिश करी थी तब इन्होंने JF-17 को आगे क्यों नहीं रखा। JF-17 बहुत ही पीछे क्यों था, क्योंकि आप अगर देखो फरवरी 27, 2019 को जो मेन लीड थी वो थी F-16 एयरक्राफ्ट की, अमेरिकन मेड। और इसके अलावा पाकिस्तान ने मिराज को भी यूज किया था, फ्रेंच मेड मिराज, और कुछ बॉम्ब्स गिराने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मर एयर चीफ कह रहे हैं कि अगर चाइनीज JF-17 इतना अच्छा है तो इसको यहाँ पर यूज करना चाहिए था, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही चाइनीज इक्विपमेंट पर भरोसा था नहीं। उन्होंने एक बार को अमेरिकन F-16 यूज किया इन फ्रंट, JF-17 को पीछे रखा। और आगे ये भी मेंशन करते हैं कि आप अगर देखो अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स की तो वहां पर भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है पाकिस्तान की, जो मेन इंडिया के साथ बॉर्डर है जहां पे क्लैश होने का खतरा रहता है हमेशा, वहां पर ये लोग यूज करते हैं स्वीडिश अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म, जबकि जो चाइनीज अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको ये रखते हैं साउथ में। JF-17 के रेडार इतने वीक है कि इन्होंने चाइनीज रेडार को हटाकर यूरोपियन रेडार यहाँ पे माउंट किया है। तो धनोआ साहब ने यहाँ पर ये सब पॉइंट्स रेज किए हैं और कहा है कि ओवरऑल चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत ओवर हाइप्ड है, कभी इसको वॉर में यूज किया नहीं गया। और जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हैंडल किया है चाइनीज इक्विपमेंट को, उससे साफ लग रहा है कि जो पायलट्स इनको यूज भी करते हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है इनकी एबिलिटी को लेकर। तो इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रफाल का कंपैरिजन नहीं करेंगे F-16 या फिर JF-17 से। रफाल इन दोनों से काफ़ी सुपीरियर है। हमारा यहाँ पर मेन कंपैरिजन होगा J-20 से, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। प्राइमरली आज के समय चाइनीज एयरफोर्स इसको यूज करती है और इसको बताया जाता है मेन कंपैरिटर ऑफ रफाल। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ सबसे पहली बात, चाइनीज एयरफोर्स या फिर जिसको ये कहते हैं पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स, इसके पास आज के समय रेंज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि सुखोई Su-27, उसके अलावा Su-30 भी है इनके पास, Su-35 आ चुका है इनके पास, चेंगडू 7 भी है, चेंगडू 10 भी है। मगर इन सब का कंपैरिजन रफाल से हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे सीधा कंपेयर करेंगे विद चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 पहली बात तो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो चाइना की चेंगडू एयर स्पेस कॉर्पोरेशन, जो इनकी सरकारी कॉर्पोरेशन है, इसने डेवलप किया है। वेराज आप रफाल को देखो तो इसको एक डिफरेंट श्रेणी में रखा जाता है, इसको कहा जाता है एक 4.5 जनरेशन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर आप अगर ये जो लैंग्वेज पढ़ोगे लगेगा कि ऑल राइट, तो इससे लग रहा है कि जो चेंगडू J-20 है ये ज़्यादा एडवांस्ड या फिर न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मगर यहाँ पे देखो बात आती है 5th जनरेशन की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होगा, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल और वेग है, कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल लॉकहीड मार्टिन, वो डिफाइन करती है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एज एन एयरक्राफ्ट विद स्टेल्थ। अब देखो बाकी चीज़ें भी ये बोलते हैं, जैसे कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, मतलब कि रेडार में दिखेगा नहीं, उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस एयर फ्रेम्स होंगी इसके पास, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, मतलब कि इसको डेटा मिल सकता है फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर, अदर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सोर्स, इवन सैटेलाइट से भी ये डेटा ले सकता है। मगर ओवरऑल जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन की तो एक शब्द सामने आता है और वो है स्टेल्थ। और दुनिया में आज के समय सिर्फ 3 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। एक तो है J-20 चाइना का, इसके अलावा 2 अमेरिकन मेड हैं, एक F-22 रैप्टर, दूसरा F-35। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताता हूँ कि जो US में डेवलपर्स हैं, जो इनके यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि चाइना ने
F-22 की हूबहू कॉपी करी है और अपना J-20 बना दिया है। तो आप कह सकते हैं कि J-20 बहुत हद तक F-22 रैप्टर पे बेस्ड है। अब किस हद तक वो कॉपी कर पाए हैं वो अलग सवाल है। और बाय द वे रशिया भी डेवलप कर रहा है अपना 5th जनरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। ये होगा सुखोई Su-57। ये 2020 के अंत तक तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेल्थ का मतलब ये है कि रेडार को ये चकमा दे सकता है, मगर ये बस एक थ्योरी में डेफिनेशन होती है। रियलिटी में स्टेल्थ का मतलब यही है कि रेडार पर उतना ऑब्जर्वेबल नहीं होता जितना एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है। मगर ये भी एक बिलीव था, ये माना जाता था। जब रियलिटी में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया तो पाया गया कि अगर 4.5 जनरेशन का भी कोई एयरक्राफ्ट है तो वो भी इसको आसानी से ट्रैक कर सकता है। स्टेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो जो स्टेल्थ फीचर है ये काफ़ी हद तक ओवररेटेड भी है। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। यूएसए ने क्लेम किया था कि F-22 रैप्टर, जिसे कॉपी करके चाइना ने J-20 बनाया है, इसके पास एक एज है बाकी एयरक्राफ्ट से बिकॉज ऑफ इट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मगर 2009 में यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही थी बिटवीन यूएस, फ्रांस और वेरियस अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर F-22 रैप्टर और रफाल ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रफाल ने बहुत ही आसानी से F-22 रैप्टर को पहचान लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया अपने रेडार में, और जो एक्सरसाइज का सिमुलेशन था उसके हिसाब से अपना एक मिसाइल लॉन्च कर दिया। ऑब्वियसली असल में मिसाइल लॉन्च नहीं किया था, बस सॉफ्टवेयर में लॉन्च करके दिखा दिया ताकि ये रजिस्टर हो जाए कि रफाल आराम से F-22 रैप्टर को शूट डाउन कर सकता था अगर ये एक रियल फाइट होती। और ये जो 2009 का इंसिडेंट है ये काफी फेमस है। इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक और आर्टिकल है कि यस, फ्रांसिस रफाल शॉट डाउन अमेरिकन F-22 स्टेल्थ फाइटर। और ये काफी चिंताजनक बात है यूएस के लिए। तो अगर रफाल F-22 रैप्टर को डिटेक्ट कर सकता है तो इसकी जो कॉपी करी गई है J-20 में, तो आप मान लीजिए कि उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो जो ये हम बात करते हैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो बस थ्योरी में ही है। प्रैक्टिकल टर्म्स में रफाल बहुत ही आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो 4.5 जनरेशन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, दोनों की जो कैटेगरी है उसमें यह कहा जाता है कि उनके पास AESA रेडार होने चाहिए। ये स्पेशल एडवांस रेडार होते हैं जिनके पास हाई कैपेसिटी डेटा लिंक एबिलिटी होती है। तो रफाल के पास भी AESA रेडार है। और सिमिलरली जो J-20 है, हालांकि वो ऑफिशियली कहते नहीं है कि इनके पास ये रेडार है, उनकी वेबसाइट पे लिखा नहीं हुआ, मगर बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं प्राइमरली फ्रॉम चाइना, वो बताती है कि चाइना के पास भी AESA मतलब कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है इक्विप्ड इन J-20। तो यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन से लग रहा है कि रफाल और J-20 काफ़ी हद तक इक्वल ही है। J-20 के पास जो हम सोच रहे थे एक एज है कि वो छुप सकता है, उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर नहीं है। मगर मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, रफाल एक्चुअली J-20 से सुपीरियर है इस रिगार्ड में। और इसका रीज़न है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के बारे में आप पढ़ सकते हैं रफाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ऑपरेट करता है डसो। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्पेक्ट्रा एक फुली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं, जिससे रफाल को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और स्पेक्ट्रा की हेल्प से एक्चुअली रफाल बाकी एयरक्राफ्ट का जो रेडार है इसको जैम भी कर सकता है। तो जो रेडार जैमिंग कैपेबिलिटी है रफाल की, ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रा। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है चाइना डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि स्पेक्ट्रा को डेवलप करने में डसॉ ने अपने कई सालों का एक्सपीरियंस यूज़ किया है। यूरोप में जो इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो इनके पास एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उसका यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस को रिफाइन करके स्पेक्ट्रा को डेवलप किया गया है। तो ये डेफिनेटली रफाल को एक एज देता है कंपेयर टू J-20। नाउ फिर हम आते हैं वेपन्स पर। देखो वेपन्स में हम प्राइमरली बात करेंगे एयर टू एयर कॉम्बैट की। एयर टू ग्राउंड की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रफाल वर्सेस J-20 की। तो देखो एयर टू एयर वेपन में रफाल के पास सबसे जो बेहतरीन वेपन है वो है मीटियोर मिसाइल, जिसके बारे में हम काफ़ी बार सुन चुके हैं। और चाइना का जो J-20 है ये कैरी करता है सबसे बेहतरीन PL-15 मिसाइल। अब मीटियोर और PL-15 के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ह्यूज है। पहली बात तो ये है कि मीटियोर मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है ये बताई जाती है 100 किलोमीटर्स के आसपास, और इसका एक 60 किलोमीटर्स का नो एस्केप जोन है, मतलब कि
60 किलोमीटर्स के दायरे में अगर रफाल के पास ये जो मिसाइल है ये लेस है तो रफाल से कोई भी एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएगा। ये जो ऑपरेशनल रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी मिसाइल। अब जो चाइना का PL-15 है, चाइना कहता है कि इसकी रेंज है 300 किलोमीटर्स। नाउ 300 किलोमीटर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, मगर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मीटियोर मिसाइल है ये बेस्ड है रैमजेट प्रपल्शन पे, तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मार्क 4 तक की स्पीड ये रीच कर सकता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट मिसाइल। इसको डॉज कर पाना, इससे बच पाना, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। वेयर जो PL-15 है इसको चाइना ने बनाया है प्राइमरली फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट, जैसे कि रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत ही जल्दी हिल सकते हैं, बहुत ही जल्दी मूव कर सकते हैं, स्पेशली लाइक रफाइल, उनके अगेंस्ट PL-15 ज़्यादा यूजफुल होगा नहीं। तो इवन दो इसकी रेंज ज़्यादा है, सिंस इसके पास उस लेवल का प्रपोल्शन सिस्टम नहीं है तो ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा अगेंस्ट रफाइल। तो देखो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे फॉर्मर एयर चीफ ने ओपनली ये क्लेम किया है कि जो चाइनीज J-20 है इससे फार सुपीरियर है रफाइल। बाकी देखो एक फैक्टर हमको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि चाइना J-20 खुद मैन्युफैक्चर करता है और हम रफाइल के लिए डिपेंडेंट है फ्रांस से। तो ये जो फैक्टर है इक्वेशन कंप्लीटली चेंज कर देता है। चाइना अगर कोई बहुत ही लंबी वॉर में एंगेज होता है तो ये 100 J-20 प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेराज हमको 100 रफाल परचेज करने में फ्रांस को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने होंगे और वेट भी करना होगा कि कब वो हमको ये जो रफाइल है ये सप्लाई करेंगे। सो देखिए ये इन दी एंड एक मेजर फैक्टर है और ये एक बिटर ट्रुथ है कि इवन दो हमारे पास सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, हम डिपेंडेंट है ऑन सम अदर कंट्री। चाइना इस मामले में आत्मनिर्भर है। So this is right now the end of the video. Thanks for listening and as always, God bless you.